मान गए भाजपा के बागी। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और भाजपा और कांग्रेस दोनों का बागियों ने बीपी बढ़ाया हुआ है। सत्ता के संग्राम में अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ उतरे अपनों को मनाने में बीजेपी जुटी हुई है। कुछ बागी मान गए हैं, पर क्या सभी मान जाएंगे? इसी पर हम पहाड़ी में चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। आप थोड़ा सा बगावत से शुरुआत कर लेते हैं। हालांकि पार्टी ने जितने भी हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने के लिए जितने भी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, मिशन हिमाचल पर झोंक दिए हैं, मिशन रिपीट के लिए झोंक दिए हैं। क्या रणनीति है भाजपा के आने वाले दिनों के लिए? बिल्कुल राजेश जी, आपने कर्मचारियों की ओपीएस का मामला का बात की, या दो भी मामले हैं और जी ओपीएस पे आएंगे ओंकार जी। अभी रणनीति देखिए राजेश जी के बहुत भाजपा के बराबर कोई भी व्यक्ति कोई भी पार्टी जो रणनीति नहीं बना सकती है। सही है। कल के दिन आप देखेंगे कि एक रणनीतिक हिस्सा ये रहेगा पार्टी के प्रचार का कि पार्टी ने हिमाचल के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 जो है जनसभाओं का एक आयोजन करने का खाका खींचा हुआ है। तो कल जो है आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ रैलियाँ होंगी, जनसभाएं होंगी और लोगों को वहाँ इकट्ठा करने के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। और आप देखेंगे कि केंद्र और अन्य प्रदेशों के ऐसे ऐसे चेहरे आपको नजर आएंगे जो शायद इससे पहले आपने देखे नहीं होंगे। सही है। इसके पीछे एक ही मकसद है कि चोट कैसे करनी है। तो एकदम से 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर इनके नेता जो हैं वो जनता के दिमाग को पड़ेंगे। उनके जो है वो एक आप देखेंगे कि किस तरह से मंच सजाए जाएंगे और एक संदेश दिया जाएगा कि पार्टी जो है वो आम आदमी के लिए बहुत कुछ कर रही है और बहुत कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल 6 हेलीकॉप्टर बाकायदा इसके लिए हायर किए गए हैं पार्टी की तरफ से, जिसमें आप ये देखिए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, ये चॉपर का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं। और रैलियों का जो शेड्यूल आया ओंकार जी 30 अक्टूबर का जिस तरह का शेड्यूल रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हिमाचल आएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, अनुराग सिंह ठाकुर होंगे, मनोहर लाल खट्टर होंगे और पुष्कर धामी इसमें होने जा रहे हैं। लाहौल स्पीति, मनाली और कुल्लू भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुख्य वक्ता यहां होंगे और चुराह, चंबा, नूरपुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां होंगे, दून, नाहन, कसौली मनोहर लाल खट्टर यहां पे होंगे। और इसके अलावा चौपाल की बात करें, पछाद और पांवटा साहिब यहां उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड से लगते हुए इलाके हैं, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां मुख्य वक्ता होंगे। शिलाई, रेणुका जी और सोलन में भूपेंद्र यादव मुख्य प्रवक्ता यहां होंगे। सुंदरनगर, बल और नाचन में जितेंद्र सिंह मुख्य वक्ता होंगे। हरोली, ऊना, गगरेट, चिंतपूर्णी में कमरपाल गुर्जर इसमें मुख्य वक्ता की भूमिका निभाएंगे और सराज और बंजार में ज्योतिरादित्य सिंह मुख्य वक्ता की भूमिका में होंगे। अनुराग ठाकुर की ड्यूटी नैना देवी में एक तरह से पार्टी ने लगाई है। तो 68 की 68 जो सीटें बीजेपी की हैं, वहां पे एक तरह से केंद्र ने और केंद्रीय आलाकमान और हिमाचल प्रदेश का जो संगठन है पूरी ताकत वहां पे झोंक के रखती है। अब ताकत तो बीजेपी ने झोंक दी ओंकार जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक हम देखें तो कल नामांकन वापसी का जो आखिरी दिन है, उसमें अगर बीजेपी की रणनीति देख लेते हैं, बगावत बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों के लिए पार्टी की सबसे बड़ी टेंशन बनी है। अभी तक बागियों को मनाने के लिए बीजेपी के प्रयास क्या है और इसमें क्या बीजेपी सफल हो पाएगी सभी बागियों को मनाने के लिए? क्योंकि महेश्वर सिंह को बीजेपी ने मना लिया है, वो पिछले कल जिस तरह का मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट बीजेपी ने कर लिया है, वो नतीजा सामने आ गया उसका। लेकिन क्या बागियों को, बाकी जो हैं उनको मनाया जा सकेगा? राजेश जी, बागियों को मनाना जो है वो अब भाजपा के लिए बड़ी टेढ़ी खीर सा नजर आ रहा है। आपको मैं एक बयान याद दिलाता हूँ। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका नाम है संबित पात्रा। तो संबित पात्रा ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि इस पार्टी में जीत की संभावना ज्यादा है और जिस पार्टी में जीत की संभावना ज्यादा होती है वहां प्रत्याशी ज्यादा हो जाते हैं। सही है। मैं आपको बड़सर लिए चलता हूँ। बड़सर में अधिकृत प्रत्याशी है माया शर्मा। माया शर्मा के खिलाफ वहां एक बहुत बड़ा जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहा है बीजेपी का, उन्होंने अपना नामांकन पत्र बतौर आजाद प्रत्याशी भर दिया है जी। आप चले जाइए हमीरपुर के सदर में अधिकृत प्रत्याशी हैं नरेंद्र
ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर के खिलाफ एक बीजेपी का बहुत पुराना धड़ा जो है वो उठ खड़ा हुआ है। आप चले जाइए भोरंज में भाजपा का एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता वहां के अधिकृत प्रत्याशी अनिल धीमान जी के खिलाफ वहां खड़ा हो गया है जी। तो इस तरह आप चलते जाइए, आप धर्मशाला पहुंच जाइए। धर्मशाला में जो एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने अपने ही अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है। सही आप कांगड़ा चले जाइए, आप नूरपुर चले जाइए, फतेहपुर चले जाइए, जवाली चले जाइए, सोलन चले जाइए, सिरमौर चले जाइए, आप प्रदेश का कोई भी हिस्सा, कुल मिलाकर आपको कम से कम 2200 सीटें जो है राजेश जी वहां भाजपा के लिए टेंशन बनी हुई है। और कल जो है ये टेंशन खत्म होती है या नहीं होती है, ये बहुत निर्भर करेगा कि कितने लोग जो हैं वो अपना नाम वापस लेते हैं, कितने मैदान में टिके रहते हैं। बिल्कुल, कितना नाम वापस लेते हैं, कितने मैदान में टिके रहते हैं, वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक परिस्थितियों को देखें तो आपने बड़ी सारी सीटें इसमें क्लियर कर दी ओंकार जी, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये उठ रहा है कि किन्नौर से और नालागढ़ से बीजेपी लगातार दोनों ही, किन्नौर से आप देखिए कि तेजवंत सिंह नेगी है और नालागढ़ से केएल ठाकुर हैं। भाजपा आला कमान लगा हुआ है, जुटा हुआ है कि इनको कैसे ना कैसे मना लिया जाए, लगातार दौर चला हुआ है। लेकिन अगर उनको भी मना लिया जाता है, मान लिया पार्टी ने मना भी लिए, फिर भी 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी हैं जहां से एक तरह से लग रहा है कि पार्टी की चुनौतियां लगातार बढ़ने वाली हैं। तो ये थोड़ी सी परिस्थितियां हैं और महेश्वर सिंह का नतीजा सबके सामने आ गया है। और इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, क्योंकि आज दिल्ली चले गए, कल फिर वापस हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, और साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं, भाजपा का तमाम संगठन है, आरएसएस कार्यकर्ता के पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता भी वहां जुटे हुए हैं। तो भाजपा बागियों को मनाने में जुटी हुई है। कामयाब कितना हो पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन महेश्वर को मना लिया ओंकार जी, लेकिन राम सिंह अभी भी पार्टी के लिए चुनौती कुल्लू से बने हुए लगातार। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि होगा क्या। लेकिन बागियों को लेकर हम देखें तो बीजेपी सख्त होती हुई भी नजर आ रही है ओंकार जी। आज बीजेपी ने एक ऐसे नेता को पार्टी से बाहर निकाल दिया जो पहले बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं। मामला कहां का है ये? बिल्कुल राजेश जी, ये मामला रामपुर का है जी। रामपुर से प्रेम सिंह डलैक हैं जी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ा जी, और अपनी वरिष्ठता को देखते हुए इन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था जी। हाईकमान से टिकट फाइनल नहीं हुआ, फिर इन्होंने जो है जिद पकड़ी कि मैं आजाद प्रत्याशी जो है मैदान में उतरूंगा। सही है। उसके बाद भी हाईकमान इनको मनाता रहा, ये माने नहीं, और इसी तरह जो है वो कई तरह की चीजें जो है वो अंदर खाते होती रही जी। और ये पार्टी हाईकमान को ये लगा कि ये हमारे ही प्रत्याशी के खिलाफ जो है वो एक षड्यंत्र रच रहे हैं या एक चाल चल रहे हैं जी। तो पार्टी ने आज बड़ा एक्शन लेते हुए अपने इस वरिष्ठ कार्यकर्ता को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बिल्कुल, 6 साल से निष्कासित कर दिया। बीजेपी ने एक्चुअली ओंकार जी रामपुर में इस बार टिकट बदला है जी जी। और टिकट दिया है कौल नेगी को, बीजेपी की जो आधिकारिक वहां पे प्रत्याशी है। जब उनको टिकट दिया तो उनका मुकाबला क्योंकि कांग्रेस के नंदलाल से है वहां, तो ये जो आपने नाम बताया, ये जिन पे बीजेपी ने काम जो ये एक्शन लिया है, प्रेम सिंह द्रैक, अब इन्होंने वहां अपनी एक एनजीओ है कि उसके माध्यम से सवाल उठाना शुरू कर दिए। सवाल ये थे कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एससी के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें इन्होंने अपने ही पार्टी के जो आधिकारिक कैंडिडेट हैं उनके प्रमाण पत्र पर, जातीय प्रमाण पत्र पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहा कि ये एसटी के उम्मीदवार हैं तो ये एससी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैसे लड़ सकते हैं। तो इस तरह के सवाल थे। पार्टी ने इनको कहा कि आप मान जाइए, चुप रहिए, पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी हैं, इनके खिलाफ ना बोलिए। जब ये चुप नहीं हुए तो फिर ये एक्शन लिया गया। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से बाकायदा एक सूची जारी की, एक नोटिस जारी किया गया। उसके बाद फिर वो सूचना आई जिसमें इनको 6 साल से इन जो बगावत का झंडा बुलंद कर रहे थे, 6 साल के लिए पार्टी से इनको निष्कासित कर दिया गया ओंकार जी। अब उस सवाल की तरफ चलते हैं जो 2 बड़े सवाल हैं ओंकार जी बीजेपी के सामने, जो 2 बड़ी चुनौतियां वर्तमान दौर में बनी हुई है। पहला जो चुनौती है वो है कर्मचारियों को साधना। हालांकि सरकार ने 5,500 करोड़ के वित्तीय लाभ कर्मचारियों को दिए, दावे ऐसे किए जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी बहुत बड़ा इशू प्रदेश का बन गए हैं। कर्मचारियों को साधना बड़ी चुनौती, दूसरा है बेरोजगारों को साथ चलाना। दोनों चुनौतियों से भारतीय जनता पार्टी कैसे पार पाएगी?
बिल्कुल राजेश जी, आप देखिए कि अगर ओपीएस के ही मामले को हम देखते हैं तो 4 लाख कर्मचारी और पेंशनर जोड़ के देखें तो 4 लाख का इनका आंकड़ा बनता है। सही है। ये अपने ओपीएस के लाभ मांग रहे हैं। बिल्कुल। दूसरे कर्मचारी बोलते हैं कि जी हमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर किया जाए। सही है। उसके अलावा कई निगमों के, कई बोर्डों के कर्मचारी बोलते हैं जी हमें रेगुलर किया जाए। बिल्कुल सही। उसके अलावा जो अनुबंध पे लोग रखे हुए हैं वो बोलते हैं जी हमें लाभ दिए जाएं। बिल्कुल। तो ऐसे लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो सरकार से उम्मीद बनाए हुए हैं। आपने कहा जी कि 5,000 करोड़ का लाभ दिया है। सही है। अगर 5,000 करोड़ का लाभ कर्मचारियों को मिला भी है तो उसके बावजूद अगर कर्मचारी मांग कर रहे हैं, अपने हक रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ ये कर्मचारी जानते हैं और सरकार जानती है। दूसरा सबसे बड़ा जो आंकड़ा है राजेश जी वो है बेरोजगारों का, पढ़े लिखे बेरोजगारों का। 14 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। 70 लाख की जनसंख्या में 14 लाख बेरोजगार हैं। बहुत बड़ी चुनौती है। आने इस चुनाव में भाजपा को इससे पार पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। देखना पड़ेगा कि इससे किस तरह से चुनौती पाई जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है ओंकार जी। 10 लाख के करीब 9.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं जो आप देखिए रोजगार केंद्रों में जिनके नाम दर्ज हैं। और एक लिस्ट भी आई है जिसमें टॉप 3 जो छोटे राज्यों की टॉप जो 3 की लिस्ट आई है उसमें हिमाचल प्रदेश का बेरोजगारी के मामले में हिमाचल प्रदेश भी है, क्योंकि 9% से ज्यादा की बेरोजगारी की दर आंकी गई है हिमाचल प्रदेश की, जो सबसे एक तरह से गंभीर चुनौती है। अब भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, दोनों ही चुनावी मुद्दे हैं। एक तरफ 15 लाख कर्मचारी, उनके परिवार, उनके वोटरों का अगर आंकड़ा मिला जाए 15 लाख है, 10 लाख बेरोजगार, 25 लाख, 70 लाख की आबादी में से 2 ऐसे वर्ग हैं जो बहुत बड़ा फिगर इस समय सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। हालांकि बीजेपी दलील ये दे रही है कि 2 साल कोरोना में निकल गए, कर्मचारियों के लिए जो हो सकता था किया। ओपीएस में क्योंकि हम कांग्रेस का जिस तरह का स्टैंड रहा है उसको लेकर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सरकार यह कह रही है कि मसला पेचीदा है और केंद्र के सहयोग के बिना चीजें संभव नहीं है। अब आगे देखना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इससे पार पाएगी, लेकिन चुनौतियां मुंह बाएं बीजेपी के सामने खड़ी हैं ओंकार जी।